हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 6 कल हमने स्टार्ट किया था। किरचॉफ्स के दोनों नियमों का हमने अध्ययन किया। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वीडस्टोन सेतु, या इसे हम वीडस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। देखिए, ये एक विशेष परिपथ है जिसमें 4 प्रतिरोध, एक धारामापी, एक सेल और 2 कुंजियां लगी होती हैं। इस प्रकार के एक विशेष परिपथ को हम वीडस्टोन सेतु कहते हैं, वीडस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो किस प्रकार से ये चारों प्रतिरोध, सेल, कुंजियां परिपथ में जुड़े होते हैं, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी रचना को डिस्कस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। राइट। वीडस्टोन सेतु एक विशेष परिपथ, इसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले इसका जो परिपथ है उसको हम समझ रहे हैं, किस प्रकार से एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। राइट। इसमें एक प्रतिरोध, ये बिंदु ए, ये प्रतिरोध एक इस प्रकार से, ये प्रतिरोध Q, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। आपको बताया गया इसमें 4 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, पी क्यू, ये आर, और एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है यहां, ये पॉइंट बी, ये चारों रेजिस्टेंस इस प्रकार से जुड़े हैं, P, Q, R, S। और इनके मध्य में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, G। ये कुंजी है K1। करेक्ट। P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस, धारामापी या गैल्वेनोमीटर, कुंजी। अब ए और सी के जो सिरे हैं वो विद्युत सेल से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से। ये प्लस और ये माइनस, और इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए F चाहिए। क्लियर। अब धारा की दिशाएं प्लस से माइनस क्यू। इस बिंदु पर धाराएं 2 भागों में विभाजित होंगी। यहां धारा मान सकते हैं आई है, एक इस बिंदु, ये धारा है आई, करेक्ट। और इसमें धारा है I2। इस शाखा में धारा I1, इस शाखा में धारा I2। यहां आप समझ सकते हैं I1 व I2 मिलकर I के तुल्य है। अब इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर देखिए, आप यहां पर एक बैटरी और जोड़ सकते हैं, सॉरी कुंजी, ये K1 और ये K2। धारा प्रवाह किस स्थिति में होगा? जब हम K1 में K2 को ऑन कर देंगे। राइट। ये आप ऐड कर लेना कि जब हम K1 में K2 को ऑन कर देते हैं तो उस अवस्था में परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए, यहां पर धारा, ये धारा इसमें मान लीजिए IG है। धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है IG।
अगर I1 में से धारा IG इधर जा रही है तो ये जो धारा है I3 है, तो I1 माइनस IG, I1 में से IG धारा इधर चलेगी, करेक्ट। अब IG धारा यहां पहुंच रही है और यहां पर I2 भी पहुंच रही है, तो I2 प्लस IG ये हम मान लेते हैं I4 है, I2 प्लस IG के थ्रू, करेक्ट। तो ये इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है। अब इसमें कुछ भुजाओं के विशेष नाम हैं। देखिए P व Q को हम अनुपाती भुजा कहते हैं, P व Q को अनुपाती भुजा कहते हैं। तो P व Q क्या है? अनुपाती भुजाएं। AD इसमें ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो ये ज्ञात भुजा है। AD ज्ञात भुजा। देखिए AB और BC, यहां पर अगर हम समझें AB व BC ये दोनों अनुपातिक भुजाएं हैं और AD क्या है? ज्ञात भुजा है। अब आपको बताया गया है कि इस अरेंजमेंट से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं और अज्ञात प्रतिरोध है S। जिस प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है उसको हम C व D के मध्य जोड़ते हैं, तो DC जो भुजा है वो है अज्ञात भुजा। करेक्ट। AC है सेल भुजा और BD है धारामापी भुजा। तो यहां पर जितनी भी भुजाएं हैं उनका एक विशेष नाम है। AB और BC अनुपाती भुजाएं हैं, AD ज्ञात भुजा है, DC अज्ञात भुजा है, AC जिसमें सेल जुड़ा हुआ है वो सेल भुजा है, BD जिसमें धारामापी जुड़ा हुआ है वो धारामापी भुजा है। तो इस प्रकार का ये जो संयोजन है इसे हम कहते हैं वीटस्टोन सेतु या वीटस्टोन ब्रिज। तो आप देख सकते हैं PQRS चतुर्भुजीय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और इसका नाम जो वीटस्टोन पड़ा है वो साइंटिस्ट वीटस्टोन के नाम पर पड़ा हुआ है, जिन्होंने ये सर्किट दिया था। एक विशेष सर्किट या विशेष परिपथ उन्होंने दिया अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो इसे हम वीटस्टोन सेतु कहते हैं। क्लियर है? वीटस्टोन सेतु और उसकी रचना, आपसे अगर पूछा जाए वीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं तो ऐसा परिपथ जिसमें चार प्रतिरोध चतुर्भुजीय व्यवस्था में तथा एक सेल व गैल्वेनोमीटर संयोजित होता है। तो इसकी रचना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेम्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भुजा का क्या नाम है। क्लियर? देखिए अब वीटस्टोन सेतु की एक संतुलन की अवस्था है, यानी किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, किस प्रकार से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व संतुलन अवस्था हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आप अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष परिस्थिति है, वो विशेष परिस्थिति प्राप्त करके ही हम S का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो उस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन अवस्था। तो वीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पर संतुलन अवस्था।
पी क्यू आर एस के मध्य एक विशेष समीकरण प्राप्त करेंगे जिसकी सहायता से हम एस को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो इस व्यवस्था में अगर हम देखें धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है, बी से डी की ओर। अगर ये कुंजी ऑन है तो धारा प्रवाह बी से डी की ओर हो रहा है और इस अवस्था में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। परंतु एक ऐसी स्थिति जब B व D के मध्य विभवांतर शून्य हो जाए, P Q R S के ऐसे विशेष मान अगर परिपथ में जुड़े हैं तो उस परिस्थिति में G में धारा प्रवाह नहीं होता है और उस अवस्था को हम कहते हैं संतुलन अवस्था। क्लियर है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब कुंजी K1 व K2 को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाह होता है। B व D के मध्य विभवांतर होने के कारण धारा प्रवाह हो रहा है, परंतु संतुलन अवस्था कौन सी है? जब VB इक्वल्स टू VD हो, B व D के मध्य विभवांतर का मान शून्य हो तो उस अवस्था को हम वीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली जो धारा है IG वो शून्य होती है। क्लियर? तो संतुलन अवस्था में IG इक्वल्स टू 0। करेक्ट? अब IG अगर 0 है तो आप देख सकते हैं I3 बराबर क्या है, I1 माइनस IG का मान 0 है तो ये हो गया I1, यानी इस अवस्था में I3 का मान I1 के तुल्य होगा। करेक्ट? यहां देख सकते हैं I4 किसके इक्विवेलेंट होगा, I4 इक्वल्स टू I2 प्लस IG और ये मान इक्वल होगा I2 के। संतुलन की अवस्था में I3 और I1, I4 और I2 समान होते हैं। करेक्ट? क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है तो ये I1, क्योंकि धारा IG का मान शून्य है, और ये I2, I1 प्लस I2 यहां पर भी I1 प्लस I2 मिलकर I का निर्माण करते हैं। करेक्ट? तो संतुलन अवस्था में I3 और I1 के मान समान होते हैं, I4 और I2 के मान समान होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य धारा का मान अगर शून्य है तो विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि धारा प्रवाह तभी संभव है जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उपस्थित हो। अगर हम इस स्थिति में देखें तो B पर विभवांतर अधिक है, D पर अधिक है, लेकिन संतुलन की अवस्था में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में जब विक्षेप शून्य है, शून्य विक्षेप की अवस्था में B व D के मध्य विभवांतर का मान शून्य होता है, यानी VB इक्वल्स टू VD। करेक्ट? शून्य विक्षेप की अवस्था में शून्य विक्षेप यानी IG इक्वल्स टू 0 के लिए VB इक्वल्स टू VD। B व D के मध्य विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि VB माइनस VD इक्वल्स टू 0, तो VB का मान VD के इक्वल होगा। करेक्ट? अब हम इस समीकरण का उपयोग करते हुए हम संतुलन अवस्था प्राप्त कर रहे हैं। देखिए VB और VD, यहां अगर हम देखें इस समीकरण को हम यूज करते हुए दोनों पक्षों को अगर VA यूज करें, दोनों पक्षों को VA से माइनस करते हैं, देखिए क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू
VA माइनस VD कर सकते हैं। VA अगर कैंसिल आउट होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, VB इक्वल्स टू VD प्राप्त होगा। क्लियर है? अगर दोनों पक्षों को हम VA से माइनस कर दें तो VA माइनस VB बराबर VA माइनस VD प्राप्त होता है। अब देखिए VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB A व B के मध्य विभवांतर है, विभव के अंतर को व्यक्त कर रहा है, और VA माइनस VD A व D के मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। क्लियर है? तो A व D के मध्य विभवांतर ओम के नियम से इसके ऊपर विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध है P और धारा है I1, तो P इंटू I1 या I1 इंटू P, I R होता है, यहां प्रतिरोध P है तो I1 गुणा P, तो ये होगा I1 गुणा P, और ये बराबर होगा किसके? I2 गुणा R के। इन दोनों के मध्य विभवांतर ओम के नियम से धारा गुणा प्रतिरोध, तो I2 इंटू R। ये समीकरण नंबर 1 करेक्ट। अब हम प्राप्त करते हैं इनके मध्य विभवांतर। दोनों पक्षों को अगर हम VC माइनस कर दें, दोनों पक्षों से अगर हम इस समीकरण में VC को माइनस करें, देखिए यहां पर धारा अधिक है, यहां पर विभव अधिक है, यहां कम है। धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा है? B से C की ओर, तो यानी यहां पर विभव अधिक है, यहां कम है, तो हमें चाहिए VB माइनस VC। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों से आप VC घटा देंगे, तो देखिए VC घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये समीकरण प्राप्त होगी VB माइनस VC इक्वल्स टू VD माइनस VC। यहां पर भी विभवांतर अधिक है, यहां पर विभवांतर यानी D पर विभव अधिक है, C पर विभव कम है, तो VD माइनस VC होगा। करेक्ट। अब देखिए VB माइनस VC क्या है? VB माइनस VC, इस भुजा में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है I3, प्रतिरोध है Q। ओम के नियम से धारा गुणा प्रतिरोध I3 गुणा Q VB माइनस VC के तुल्य होगा, तो ये होगा I3 गुणा Q। VD माइनस VC का मान क्या होगा? देखिए धारा है I4 इस भुजा से, इस भुजा में प्रतिरोध है S, तो I4 गुणा S। देखिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं संतुलन अवस्था को, इस अवस्था को डिस्कस करते हुए हम एनालिसिस कर रहे हैं। और अब देखिए संतुलन अवस्था में I3 का मान किसके तुल्य है? I1 के। संतुलन अवस्था में I3 का मान है I1 के तुल्य, और I4 का मान है I2 के तुल्य, क्योंकि I3 का मान क्या है? 0। I0 है तो I4 का मान I2 के तुल्य होगा। करेक्ट। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। I3 ये हो गया I1 Q इक्वल्स टू I2 S, ये इक्वेशन। देखिए हम इस समीकरण को एनालिसिस कर रहे हैं। पहले तो हमने माइनस किया था और फिर समीकरण एक प्राप्त की थी। पहले हमने VA से माइनस किए थे दोनों पक्षों को, अभी हमने VC को माइनस किया है। रीजन स्पष्ट है क्यों किया है? क्योंकि हम एक व्यवस्थित समीकरण प्राप्त करना चाह रहे हैं विभवांतर की। अब समीकरण एक में हम 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें। समीकरण क्या थी? I1 P इक्वल्स टू I2 R।
ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 में अगर हम भाग दें I1P इक्वल्स टू I2R इक्वेशन है, तो देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होगी, I1Q और I2S। समीकरण 1 के बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दिया और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग दिया। I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, तो यहां पर P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। P अपॉन Q का मान R अपॉन S के तुल्य होता है। किस स्थिति में? संतुलन की अवस्था में। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में अनुपातिक भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के तुल्य होता है। अनुपातिक भुजाओं का अनुपात ज्ञात भुजा तथा अज्ञात भुजा के प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होता है। क्लियर है? अब इससे हम S का मान किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। S इक्वल्स टू, देखिए S का मान इधर आएगा, Q इधर चला जाएगा, QR अपॉन P। क्लियर है? ये है अज्ञात प्रतिरोध। इस समीकरण की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। S क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। क्लियर है? तो यह हमने प्राप्त किया था संतुलन अवस्था में। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ है जो संतुलन की अवस्था में हमें एक विशेष समीकरण देता है, लेकिन यह संतुलन इन पर निर्भर करता है P, Q, R, S के मानों पर। ये दोनों भुजाएं अगर मैं दी हैं, अनुपातिक भुजाएं, R एक ज्ञात प्रतिरोध अगर हम यहां सेट करें तो R के मान को हम इस प्रकार से परिवर्तित करें कि हमें संतुलन अवस्था प्राप्त हो जाए, यानी G से धारा का मान प्रवाह नहीं हो। तो उस अवस्था में हम अनुपातिक भुजाओं को इन दोनों भुजाओं के अनुपात के तुल्य रखते हुए हम S का मान प्राप्त कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचें P, Q, R, S के कुछ भी मान ले लें और यह सदैव संतुलन को प्राप्त होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक विशेष मान है, एक विशेष अवस्था पर ही ऐसा होता है, तभी तो ये एक विशेष परिपथ है। करेक्ट? ये था व्हीटस्टोन सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम मीटर सेतु पढ़ेंगे जो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। और किरचॉफ के नियम से भी आप संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। करेक्ट? तो होपफुली आप ये वीडियो समझ पाएंगे, इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व संतुलन अवस्था प्राप्त कीजिए। तो सिद्धांत यही है कि संतुलन अवस्था में अनुपातिक भुजाओं का अनुपात ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा के अनुपात के तुल्य होता है। इनके जो प्रतिरोध है इनके अनुपातों के तुल्य होता है। तो आप ध्यान रखेंगे P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। करेक्ट? तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही। तो आप इसको डिटेल में रीड करेंगे और संबंधित जो नोट्स हैं उनका भी आप अध्ययन करें। थैंक यू।